शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 में खबरों के सिलसिले की। बिल्कुल पहली खबर, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में पहली रैली की। पूर्व सैनिकों की इस रैली में उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में सक्षम सरकार नहीं आएगी तब तक देश में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, देशभक्ति से भरी हुई सरकार न बने, हिंदुस्तान के जन जन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। मोदी ने यह भी कहा कि दिल्ली की सल्तनत को भरोसा जगाना होगा, तभी नई पीढ़ी सेना में शामिल होगी। हमें सेना में युवा शक्ति, तेजस्वी युवा शक्ति को जोड़ना होगा और उस दिशा में दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने एक विश्वास का माहौल बनाना होगा। सेना में जाना हमें सेना में युवा शक्ति, तेजस्वी युवा शक्ति को जोड़ना होगा और उस दिशा में दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने एक विश्वास का माहौल बनाना होगा। सेना में जाना एक गौरव का कारण हो, ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। मोदी ने पाकिस्तानी सेना की करतूत का भी मुद्दा उठाया और इसी बहाने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी पर निशाना साधा। पाकिस्तान के सैनिक आकर के हमारे देश की सेवा कर रहे जवानों को सीमा पर मौत भारत के रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर के ये कहें कि पाकिस्तानी सेना के कपड़े पहन करके कोई आए थे, कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी, उन शहीद परिवारों को कितनी पीड़ा होती होगी। मोदी ने नीतीश सरकार के उस मंत्री भीम सिंह पर भी निशाना साधा जिन्होंने कहा था कि सैनिक तो शहीद होने के लिए ही आर्मी में जाते हैं। निर्लज्जता की सीमा तो तब आ जाती है जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मंत्री परिषद में बैठे हुए व्यक्ति ये बयान दे दें कि सेना में तो लोग मरने के लिए ही तो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि बंदूक और बमों से पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला। मैं पाकिस्तान के मित्रों को कहना चाहता हूं, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, ये आतंकवाद का गर्भाधान करने की प्रवृत्ति आपका 60 साल में अब तक कोई भला नहीं किया। मोदी ने रैली में वाजपेयी, आडवाणी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि देश को वाजपेयी जैसी विदेश नीति चाहिए। अटल जी, आडवाणी जी के काल की सरकार को याद करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कि अटल जी की विदेश नीति की एक विशेषता रही, ये अटल जी की कूटनीति का परिणाम था कि उन्होंने पूरे विश्व को आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने सेक्युलरिज्म का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन दिनों देश में वोट बैंक की सियासत चल रही है। हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति का खेल इतना घिनौना हो गया है। चप्पे चप्पे पर वोट बैंक की राजनीति की दुर्गंध आती है। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित इस रैली में मंच पर मोदी के साथ पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह भी नजर आए। अन्ना हजारे के करीबी वीके सिंह मोदी के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे और उनसे बातें भी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी से ठीक पहले पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने मंच से भाषण दिया। अपने भाषण में वीके सिंह ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर संबोधित किया और कहा कि देश को परिवर्तन की जरूरत है। इससे पहले रेवाड़ी में मंच पर आते ही नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। उन्हें पगड़ी पहनाई गई और तलवार भेंट की गई। नरेंद्र मोदी की रेवाड़ी रैली में पहुंचे पूर्व सैनिकों ने ड्रम बजाकर समा बांध दिया। आर्मी बैंड पार्टी के सदस्य रहे इन पूर्व सैनिकों ने परेड की और ड्रम बजाया। नरेंद्र मोदी तो दोपहर में मंच पर पहुंचे, लेकिन रेवाड़ी की इस रैली में सुबह से ही लोग जुटने शुरू हो गए थे।
नरेंद्र मोदी मंच पर थे तो भीड़ में भी मोदी नजर आ रहे थे। कई लोग मोदी का मुखौटा पहनकर रेवाड़ी की रैली में आए थे। मोदी का मुखौटा पहने ये लोग रह रहकर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जयकारे भी लगा रहे थे। हरियाणा के रेवाड़ी में मोदी के लिए जो मंच तैयार किया गया, उसमें लगे पोस्टर में संसद भवन को खास तौर पर फोकस किया गया। इस पोस्टर में बड़े आकार में मोदी की तस्वीर तो थी और बैकग्राउंड में संसद दिख रही थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुई मोदी की रैली के लिए लाल किले जैसा मंच बनाया गया था, तब ये खूब चर्चा में आया था और अब रेवाड़ी की रैली में मोदी की तस्वीर के साथ संसद भवन को खास तवज्जो दी गई है। रेवाड़ी में बने मुख्य मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नजर आए, तो वहीं बगल में बने दूसरे मंच पर भी मोदी की तस्वीर ही सबसे बड़ी है। रेवाड़ी रैली के बहाने मोदी के साथ एक अजीब संयोग जुड़ गया। 1999 में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार बनने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनी पहली रैली रेवाड़ी में ही की थी और अब मोदी ने भी पीएम पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर पहली रैली रेवाड़ी में ही की। एक और खास बात यह है कि 1999 में रेवाड़ी में वाजपेयी ने जिस रैली को संबोधित किया, उसे भी पूर्व सैनिकों ने आयोजित किया था, तो वहीं आज की मोदी की इस रैली का आयोजन भी पूर्व सैनिकों ने ही किया है। रेवाड़ी की रैली में संसद भवन के साथ मोदी की तस्वीर को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि दिल्ली के लिए मोदी व्याकुल हुए जा रहे हैं। वो ख्यालों की दुनिया में हैं। एक दिन लाल किले पे अपने आप को सोचते हैं, देखते हैं, दूसरे दिन का सपना उनका संसद का होता है। कोई व्यक्ति इतना व्याकुल हो कि इंतजार ना कर सके। अभी देखिए आगे आगे ना मालूम कि कौन सी पृष्ठभूमि बनाकर बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इशारों में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। मैंने ये किया, मैं वो करूंगा, मेरे हाथ में जादू की छड़ी है, मैं उसको घुमाऊंगा। आप मत पूछिए आपने कौन है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये वो एक स्टाइल है। दूसरा स्टाइल है चुपचाप काम करते रहो। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी की रेवाड़ी रैली पर अपने ही अंदाज में चुटकी ली है। अरे रैलियां तो पूरे देश में सबकी हो रही है, हमारी हो रही है, उनकी हो रही है। अब जिनके पास ज्यादा पैसा ऐसा है तो वो ज्यादा है ना, ज्यादा शोबाजी करते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने नहीं बल्कि आरएसएस ने पीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। नरेंद्र मोदी के लिए हवा बनाने में लगे योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी से ज्यादा काबिल फिलहाल कोई नहीं है। हिंदुस्तान का वजीर होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, वो चाहे विकास की उम्मीदों पर खरा उतरता हो, चाहे विश्वास की उम्मीद पर खरा उतरता हो और पूरे भारत को एक साथ लेकर के चलने का दृष्टिकोण रखता हो, वो नरेंद्र मोदी में सारी काबिलियत है। बिहार की राजधानी पटना में 27 अक्टूबर को होने वाली नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली को लेकर तैयारियां चल रही हैं। पूरे पटना को मोदी के होर्डिंग पोस्टर से पाट दिया गया है। खबर यह है कि नाराजगी के बीच लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर दिख सकते हैं। भोपाल में 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली है। कहा जा रहा है कि इस रैली में मोदी और आडवाणी दोनों ही शरीक होंगे। उधर मोदी के नाम से रूठे बैठे आडवाणी को मनाने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। आज उन्हें मनाने के लिए जसवंत सिंह और रामलाल पहुंचे। आडवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। आडवाणी की नाराजगी को लेकर सवाल पूछने पर राजनाथ ने कहा कि ये अंदर की बात है। मैंने क्या कहा, मैं समझता हूं कि जो भी हमारा गार्जियन जो भी हमको कहेगा, हमारा नेता जो भी कहेगा, मैं उसको सुनूंगा और यदि कहीं पर कोई कमी होगी तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के 19 दिन बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर पहुंचे। अखिलेश ने हिंसा प्रभावित और कवाल और मलकापुर का गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। कानून अपना काम करे, जो कानून है वो अपना काम करेगा, लेकिन बुजुर्ग और जो समझदार लोग हैं वो समझाएं जिससे कि शांति बहाल हो, लोगों में जिस तरीके से भाईचारा था वो आए लौटे। मुजफ्फरनगर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। कव्वाल गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग आजम खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये लोग इलाके के पूर्व एसएसपी सुभाष दुबे की भूमिका की जांच की मांग कर रहे थे।
बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हिंसा के बाद अब मुजफ्फरनगर में सेक्युलर टूरिज्म शुरू हो गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दंगे हुए और दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश के लोग वहां सद्भाव चाहते हैं, लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। इस तरह के सेकुलर टूरिज्म से काम चलने वाला नहीं है। अखिलेश के मुजफ्फरनगर दौरे के साथ ही हिंसा को लेकर पहली बड़ी कार्रवाई हुई। गाज गिरी है जिले के एसएसपी रहे सुभाष चंद्र दुबे पर, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सोमवार को पीएम मनमोहन सिंह भी मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। वो यहां हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएंगे तो अगले हफ्ते सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मुजफ्फरनगर जाकर हिंसा प्रभावित लोगों से मिलेंगे। मुजफ्फरनगर में हालात सामान्य है, लेकिन पड़ोसी जिले शामली में एक बार फिर तनाव फैल गया है। यहां हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। मामला फुगाना गांव का है, जहां एक गुट ने दूसरे पर गोली चला दी थी। बाद में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद पूर्व विधायक रतनलाल पंवार ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। शामली से विधायक रहे रतनलाल से मुलायम सिंह पर हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया है। यूपी के बागपत से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सोमपाल शास्त्री ने एसपी की टिकट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। मुजफ्फरनगर हिंसा को समय रहते न रोके जाने से नाराज शास्त्री के बीजेपी से चुनाव लड़ने की चर्चा है। शास्त्री केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। सोमवार से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम को सोमवार को जोधपुर कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। आसाराम की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है, जिसके चलते कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जहां ये फैसला होगा कि उन्हें जमानत मिले या उनकी हिरासत जारी रहे। उधर आसाराम ने पहले ही जमानत के लिए जोधपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगा रखी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। आसाराम जमानत के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन उन पर एक के बाद एक आफत गिरती चली जा रही है। राजस्थान के कोटा में लखवा आश्रम में अतिक्रमण को लेकर आसाराम को वन विभाग ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस सीधे जोधपुर जेल में भेजा गया है, जहां आसाराम बंद हैं। उधर राजस्थान के पाली सुमेरपुर में आसाराम के आश्रम पर भी गाज गिरने वाली है। आसाराम पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 17 सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा करके आश्रम बनवाया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से करीब 2 घंटे तक लगातार फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ओडिशा के व्हीलर आइलैंड से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का दूसरा सफल परीक्षण किया गया। 1.5 टन हथियार ले जाने की क्षमता वाली इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 5,500 यानी 5500 किलोमीटर है। इसके दायरे में पूरा चीन आता है। ये मिसाइल सतह से सतह तक मार करने में कारगर है। इस कामयाबी के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देशों के साथ उस समूह में शामिल हो गया है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स से लैस हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर हरियाणा के रादौर में विकास रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। एक कलाकार ने हुड्डा पर 3 गानों की एक ऑडियो कैसेट उन्हें भेंट की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा उनकी जबलपुर पहुंची। यहां के शाहपुरा में शिवराज ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की बैठक जयपुर में हुई। युवा मोर्चा 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा, तो वहीं 18 सितंबर को बीजेपी की महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगी। राजस्थान के डांगियावास में पाली से कांग्रेस सांसद बद्रीराम जाखड़ ने कार्यक्रम में लोगों को 500 और 1000 रुपए के नोट बांटे। पटना में पुलिस ने सीएम नीतीश कुमार को पर्चे चिपकाकर धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने कई जगह धमकी भरे पर्चे चिपकाए थे। कहा जा रहा है कि पकड़े गए शख्स का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजों का ऐलान आज देर रात तक किया जाएगा। यहां अहम मुकाबला एसएफआई और आइसा के बीच माना जा रहा है। केदारनाथ में पुजारियों ने उस दिव्य शिला की पूजा की जिसने तबाही के दौरान मंदिर को बचाया था। ये दिव्य शिला सैलाब के साथ आकर मंदिर के ठीक पीछे रुक गई थी, जिससे सैलाब 2 हिस्सों में बंट गया और मंदिर को नुकसान होने से बचाव हो गया।
केदारनाथ में घाटी में विकास के लिए सरकार ने केदारनाथ विकास प्राधिकरण का गठन किया है। सरकार के मुताबिक इस इलाके में अब कोई भी निर्माण बगैर इजाजत के नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ धाम को भले ही फिर से खोलने का फैसला ले लिया हो, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक मंदिर के ठीक ऊपर खड़े ग्लेशियर से फिर तबाही आ सकती है। ग्लेशियर के पास पहाड़ों में बड़ी बड़ी दरारें भी खतरे का संकेत हैं। पीएम मनमोहन सिंह 21 सितंबर को अजमेर के किशनगढ़ में बनने वाले हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। अजमेर के किशनगढ़ में एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध कर रहे गांव वालों और प्रशासन के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद एयरपोर्ट विवाद पर विराम लग गया। मुंबई से सटे ठाणे में एक स्कूल में सीनियर केजी में पढ़ने वाले 6 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी बस क्लीनर को पुलिस ने सेशंस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 23 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। ठाणे में एक मासूम के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी बस क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 6 सितंबर की है। दरअसल आरोपी ने बच्ची को धमकाया था कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर मामले का खुलासा हो सका। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के विरोध पर बदमाशों ने लड़की के भाई के साथ बुरी तरह मारपीट की। बदमाशों ने पिटाई के बाद खुलासा हो सका। मुंबई के कांदीवली इलाके में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के विरोध पर बदमाशों ने लड़की के भाई के साथ बुरी तरह मारपीट की। बदमाशों ने पिटाई के बाद उसे जख्मी हालत में रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक प्राइवेट बस में नाबालिग के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेप का आरोप बस के कंडक्टर पर लगा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में एएसआई की छेड़खानी से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली युवती की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली के निर्भया केस में विवादित बयान देने वाले वकील एपी सिंह के खिलाफ कानपुर में लोगों ने प्रदर्शन किया। एपी सिंह ने बयान दिया था कि अगर मेरी बहन शादी से पहले अवैध संबंध बनाती तो मैं उसे जिंदा जला देता। हरियाणा के कैथल में एक बेकाबू गाड़ी ने 4 लड़कों की जान ले ली। यहां भर्ती की प्रैक्टिस को लेकर सड़क किनारे रेस लगा रहे लड़कों को तेज रफ्तार से आ रही टाटा स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। वहीं हरियाणा के ही करनाल में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। एक शख्स को बचाने के चक्कर में बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस पुल से नीचे जा गिरी। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के रामपुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार भाई बहन को कुचल दिया। बेकाबू गाड़ी की टक्कर से दोनों भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के गोंडा में सिलेंडर फटने से 3 बच्चों की मौत हो गई और बच्चों की मां गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त अचानक सिलेंडर से आग लगी ऊपरी हिस्से में और उसके बाद जोरदार धमाका हो गया। यूपी के शाहजहांपुर में जहरीला दूध पीने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के गोरेगांव में चेन स्नैचर्स के हौसले बुलंद हैं। यहां गोरेगांव इलाके में पता पूछने के बहाने एक बदमाश महिला की चेन छीनकर फरार हो गया। चेन स्नैचिंग की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। मुंबई में गोरेगांव के अलावा वाशी से भी चेन स्नैचिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक ट्रैवल एजेंट से 2.5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। ट्रैवल एजेंट गुरमीत सिंह बैंक से रुपए निकालकर कार से अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में 2 बाइक्स पर सवार अपराधियों ने बंदूक के बल पर गुरमीत से रुपए लूट लिए और फरार हो गए। नैनीताल में नंदा देवी मंदिर परिसर के गोविंद हॉल में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दिल्ली के एम्स में एनआरआई अनमोल का पोस्टमार्टम किया गया। शनिवार को कालकाजी इलाके में अनमोल की हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी। गुजरात के नाडियाड इलाके में एक मासूम की बलि देने का मामला सामने आया है। दिल्ली में एक बार फिर पुलिस की दरिंदगी सामने आई है। यहां पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल बुजुर्ग ने रामलीला मैदान में टेंट लगाने की इजाजत मांगी थी, जिसके बदले पुलिस वाले 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे। रुपए न देने पर बुजुर्ग की पिटाई शुरू कर दी गई। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने छापेमारी करके अवैध हथियारों के जखीरे के साथ चांदी की मूर्तियां और बर्तन बरामद किए। मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में एक आईपीएस ऑफिसर को 60% जली हुई हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है इस अधिकारी ने सुसाइड की कोशिश की है। हालांकि मामला संदिग्ध है और इसे एमएसआरटीसी के एमडी के साथ चल रहे अधिकारी के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
एमपी के बैतूल में एक आंगनबाड़ी केंद्र ने बच्चों को एक्सपायरी डेट की दलिया के पैकेट बांट दिए। झारखंड के पलामू में नक्सलियों से निपटने के लिए पुलिस के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस के जवान हजारीबाग के पद्मा ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में डीएम ने तुगलकी फरमान सुनाया है। डीएम ने एक बाइक पर सिर्फ एक ही युवक को बैठने का आदेश दिया है। दिल्ली में महिलाओं की पिंकथन दौड़ का आयोजन किया गया। गुलाबी परिधानों से सजी सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों ने तालकटोरा स्टेडियम से लेकर इंडिया गेट तक दौड़ लगाई। दिल्ली के वसंत कुंज में एबिलिटी अनलिमिटेड फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित एक कार्यक्रम में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों ने व्हील चेयर पर बैठकर हैरान कर देने वाला डांस किया। बिहार के गया से हज यात्रियों का पहला जत्था मक्का के लिए रवाना हुआ। दुनिया में अमन चैन की कामना के लिए पहले जत्थे में 129 हज यात्रियों ने मक्का के लिए उड़ान भरी।